हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। मैं डिम्पल राणा आपके लिए लेके आई हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर योर अपकमिंग आरएमएस एंड सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करेंगे सेट नंबर 2 में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ साइंस। आई होप आप सब ने वीडियो 1 को एंजॉय किया होगा, क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा। मुझे कमेंट में बच्चों ने अपने मार्क्स भी बताए। 20 में से 17 तक क्वेश्चन बच्चों के ठीक आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा एंड यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20। तो चलिए आज के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं और एग्जाम टाइम तक मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस दूंगी जो आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी डिले। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ज्योमेट्री स्कूल की बात करते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ज्योमेट्री स्कूल के साथ किसी भी रेप्यूटेड स्कूल के लिए लाइक RIMC, RMS, विद्या ज्ञान, नवोदय विद्यालय, तो आप तैयारी कर सकते हैं बाय परचेजिंग अवर ऑनलाइन स्टडी किट, जहां पर आपको मिलेंगे वीडियो कोर्सेज हैं, लाइव क्लासेस हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं। लाइव टेस्ट कंडक्ट करते हैं हम यहाँ पर एवरी संडे, और यहाँ पर लाइव टेस्ट आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे जो आप एग्जाम टाइम में किसी भी टाइम अपने अकॉर्डिंग आप उन्हें ओपन कर सकते हैं। और सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है। वीडियो कोर्स में आपको पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड मिलेगा, साथ ही आप उसके साथ लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जो एवरी डे 6 to 8 PM कंडक्ट की जाती है यहाँ पर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस पर आपको यहाँ अगर जानना है कि किस तरीके से ये स्टडी किट परचेज कर सकते हैं, तो आप गूगल क्रोम पर डायरेक्ट www.geometryschool.in मेंशन करेंगे तो .in, और यहाँ पर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं लॉगिन करके कि किस तरीके से हमारे सारे कोर्सेज है। आपको प्रॉपर थंबनेल दिख जाएंगे जो कि किस क्लास के लिए कौन सा कोर्स है और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, जल्दी से निकाल लीजिए क्या अपना पेन एंड पेपर और अपने आंसर मार्क करते हुए चलिए। फिर मेरे अपने आंसर्स के साथ करेक्ट आंसर्स को मैच करिए, अपनी आंसर की प्रिपेयर करिए। आज सेट 2 हम कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आज का आपका 20 में से कितना स्कोर आया है। तो देखते हैं, जल्दी से पेन पेपर निकाल लीजिए। Question number 1. What is the name of instrument which is used to determine the atmospheric pressure? बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका RMS प्रीवियस ईयर में भी आया था। किस चैप्टर से? प्रेशर चैप्टर से। कि जो हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज अ एनवेलप ऑफ एयर अराउंड अस, या इसे आप ब्लैंकेट ऑफ एयर भी कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसका? वेरियस टाइप ऑफ गैसेस का, जो हमारे ऊपर क्या करते हैं? प्रेशर डालते हैं। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पर यूनिट एरिया किसी भी जगह का कितना प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है उसे हम मेजर करते हैं किस डिवाइस से? बैरोमीटर, एल्टीमीटर, फेदोमीटर की एमीटर। तो बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किए जाते हैं वो एक डिवाइस से किए जाते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर, जिसे इवेंगेलिस्टा ने क्या किया था? टॉलिस्टाई ने इसको इन्वेंट किया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर की, ऑप्शन ए बैरोमीटर। एल्टीमीटर की बात करें तो ये हाई एल्टीट्यूड्स को मेजर करने के काम आता है। फेदोमीटर की बात करें तो फेदोमीटर किसी भी ओशन की डेप्थ को बताता है, तो इट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन। एमीटर की बात करें तो इट इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको देखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में सप्लाई आ रहा है उसका स्ट्रेंथ कितना है, पावर कितना है, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं किससे? एमीटर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो बैरोमीटर है। और अगर आपको पूछा जाए कि चेंजेस जो होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो शो कहाँ किए जाते हैं, तो इसी के साथ एक इंस्ट्रूमेंट अटैच होता है जिसे बैरोग्राफ कहा जाता है, उसी पर इसके सारे चेंजेस शो किए जाते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रॉम द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपका सेकंड चैप्टर है जहां से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको सेट 1 में भी बताया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवर फ्रेंड एंड फो। मलेरियल पैरासाइट इज कैरिड बाय। मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, क्या नाम है बच्चों मलेरिया के पैरासाइट का? इट इज अ प्रोटोजोआ एंड द नेम ऑफ दैट प्रोटोजोन इज प्लाज्मोडियम। तो इसके लिए कैरियर होता है, और कैरियर यहाँ पर कौन सा मॉस्किटो है? क्यूलेक्स, मेल एनोफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज, एडीज। तो पहले तो बच्चों एडीज को मेंशन कर लीजिए, ये डेंगू का वायरस कैरी करती है, लेकिन जो मलेरियल पैरासाइट है वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है। तो इसके लिए कौन सा आंसर है? फीमेल एनाफ्लीज। याद रखेंगे क्योंकि जो पैथोजेंस होते हैं उनके कुछ कैरियर भी होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Question number third from the chapter chemical effect of electric current. If the gap in an electric current is filled with liquid, आपने एक इलेक्ट्रिक करंट का सेटअप रेडी किया, लाइक आपने ग्लोइंग बल्ब लगाया है और यहाँ पर आपने एक सेटअप रेडी किया है. अगर आप इसको फिल्ड कर दें विद लिक्विड से तो करंट क्या होगा, करंट फ्लो करेगा या नहीं. तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का गैप फिल किया गया है लिक्विड से तो क्या होगा, ऑलवेज फ्लो करेगा, कभी नहीं फ्लो करेगा, या कुछ केसेस में फ्लो करेगा या किस में नहीं करेगा. तो बेसिकली इट विल डिपेंड ऑन द लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. आप जो लिक्विड यहाँ पर यूज कर रहे हैं अगर वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो आपका बल्ब, आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो फ्लक्चुएट कर सकती है, बल्ब ग्लो कर सकता है. तो ये डिपेंड करता है लिक्विड की कंडक्टिविटी पे. लाइक आपका टैप वाटर है तो इट कंटेन सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. तो ऑब्वियस सी बात है टैप वाटर क्या करता है, आपने देखा भी है इलेक्ट्रिक जब करंट होता है घर में तो वो वाटर में भी आ जाता है क्योंकि उसके अंदर इस तरह के सोल्ट्स होते हैं जो पोलर और नॉन पोलर एंड्स कंटेन करते हैं और उसकी वजह से करंट लग जाता है. लेकिन यही गैप अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर से फिल कर दूं जो कि आपका प्योर वाटर है जिसमें से सारी इंप्योरिटीज को निकाला गया है तो करंट फ्लो नहीं करेगा. तो अगर आप इसको करंट को सर्किट में क्या कर रहे हैं, लिक्विड से फिल कर रहे हैं तो कुछ केसेस में फ्लो हो सकता है और कुछ में नहीं हो सकता है. ये डिपेंड करेगा द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड. तो सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. द कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग. बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में भी कि किसी भी डिजायर्ड मेटल को जब हम कॉट करते हैं ऑन टू द अदर मेटल, क्यों, उस अगर आपका लेस वो मोर रिएक्टिव है या कोरोसिव हो सकता है तो आप क्या करते हैं एक लेस रिएक्टिव मेटल को अदर मेटल पर कोट कर देते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिंक ऑन आयरन. क्यों करते हैं ऐसा, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग. तो यहाँ पर जिंक पे कर दी जाती है कोटिंग उसको आयरन को बचाने के लिए. लेकिन जो आपकी स्टोर कैंस होती है वहां पर हम जिंक अप्लाई नहीं करते क्योंकि ये रिएक्टिव है. किससे, जो हम अप्लाई करते हैं स्टोरिंग फूड कैंस पर उससे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये आपके फूड को स्पॉइल कर सकता है. तो इसीलिए आपसे पूछा गया है कि जो आपकी स्टोरिंग फूड की कैंस होती हैं उस पर कौन सा मेटल इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है. तो वो कौन सा होता है, बनती वो भी आयरन की है लेकिन उस पर हम क्या करते हैं आयरन के ऊपर एसएन की कोटिंग करते हैं. एसएन मतलब टिन का सिंबल है. तो टिन के होते हैं वो बॉक्स, आपके आपने देखे भी होंगे चिप्स के टिन बॉक्स आते हैं, मस्टर्ड ऑयल का टिन बॉक्स आता है, कोल्ड ड्रिंक की कैंस आती हैं, तो टिन को कोट किया जाता है आयरन पर. तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है फॉर स्टोरिंग फूड कैंस के लिए. तो डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपके आंसर यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट आ रहे होंगे. स्कोर जरूर मेंशन करें और कोई भी वैल्यूएबल आपका फीडबैक है तो चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें. राबी क्रॉप्स, क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो राबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें जिन्हें हिंदी में रबी फसल भी कहा जाता है तो बेसिकली ये कौन सी क्रॉप्स हैं, सर्दियों में लगाई जाती हैं, हार्वेस्ट समर में की जाती हैं, सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड इन विंटर, सोन इन समर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन विंटर, सोन इन रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड इन समर. तो बेसिकली राबी क्रॉप्स कौन से सीजन में लगाई जाती है, अगर आप बात करें मस्टर्ड की, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछते हैं बच्चों, मस्टर्ड को मिक्स क्रॉपिंग में किया जाता है किसके साथ, वीट के साथ. तो ये सब फसल किस में लगाई जाती है, फोगी सीजन में. और इंडिया में फोगी सीजन कब आता है, विंटर. तो रबी फसल जो होती है वो आपकी सर्दियों में लगाई जाती है और अप्रैल के टाइम तक इनको समर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है. इसी तरह खरीफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ क्रॉप को कब लगाया जाता है, रेनी सीजन में लगाया जाता है और इनको फिर कट कर लिया जाता है विंटर तक भी या समर के टाइम तक जो लंबी होती है. समर की बात करें तो समर में लगाई जाती है शॉर्ट पीरियड के लिए जायद क्रॉप, जिन्हें इंग्लिश में जैद क्रॉप भी कहते हैं, जिसमें आपके कौन से आ जाते हैं, मस्क मेलन हो गया आपका, जो आपके वाटरी फ्रूट्स होते हैं, इसी तरह से आपका कुकुम्बर हो गया, बॉटल गार्ड हो गया. ठीक है, तो ये सारे आपके मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सब आपके जैद क्रॉप के अंदर आते हैं. तो इनको हम लगाते हैं समर में जिनको फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे चाहिए होता है. ठीक है, और रेनी सीजन में लगाने जाने वाली आपकी खरीफ क्रॉप है. साथ ही आपकी रबी क्रॉप विंटर क्रॉप है जिनको गर्मियों में काटा जाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर मस्टर्ड और व्हीट. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. द प्रोसेस ऑफ लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड इज कॉल्ड. क्या करना, जब हम फील्ड को क्या कर देते हैं, अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, मतलब कि जिस पर हमने कोई भी क्रॉप अभी नहीं लगाया हुआ है. हम ऐसा क्यों करते हैं बेसिकली, जिससे कि सॉइल जो है वो अपने क्या कर सके, रिप्लेनिश कर सके सारे न्यूट्रिएंट को धीरे धीरे. तो हम कुछ टाइम के लिए अपनी लैंड को लीव कर देते हैं, फील्ड अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंड दैट इज नोन एज फैलोइंग. खाली छोड़ना उसको क्या कहलाता है, फैलोइंग.
ऑर्गेनिज्म दैट कंट्रोल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ अ प्लांट क्रॉप। आपने देखा है कुछ ऐसे, वैसे तो केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो इसी तरह कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंसेक्ट्स और पेस्ट को रोकने के लिए लगाए जाते हैं क्रॉप के साथ, और उन्हें क्या कहा जाता है, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, अर्थवॉर्म या नीम लीव्स। तो बायो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लिविंग, और पेस्टिसाइड्स आपके क्या हो गए, पेस्ट को किल करने वाले। तो यहाँ पर हमें पता चल गया बायो पेस्टिसाइड्स वो ऑर्गेनिज्म है जो इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बैक्टीरियोफाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बैक्टीरियोफाज किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन है कहाँ से। तो जो आपके फाजेज होते हैं बेसिकली वो क्या है, और बैक्टीरियोफाज कौन क्या है, आपको याद रखना है बैक्टीरियोफाज इज अ ऑर्गेनिज्म दैट कैन लाइज द बैक्टीरिया, और ये आपके गंगा वाटर में भी पाए जाते हैं। तो आपको बताना है बेसिकली ये है क्या, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है या फंगस। तो बैक्टीरियोफाज आपका किसका एग्जाम्पल है, आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा अपनी बुक में, लाइक दिस, ये इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ये तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये इसकी प्रोटीन की कोटिंग। तो बेसिकली इनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफाज क्या होता है, इट कैन लाइज बैक्टीरिया। तो ये होते हैं आपके वायरसेस। तो बैक्टीरियोफाज आपका एक वायरस होता है, बहुत ही स्मॉल साइज का, माइक्रोन मीटर का, जो आपके बैक्टीरिया को लाइज कर सकता है, उसकी साइकिल को रोक सकता है। इसीलिए जो आपका गंगा वाटर है वो जल्दी से स्पॉइल भी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ये वायरसेस पाए जाते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द फंगस विच इज यूज इन द फर्मेंटेशन, वो फंगस जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज होती है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो आई होप सभी को आइडिया होगा, इट इज अ प्रोसेस इन विच अगर सुगर सिरप कन्वर्टेड इनटू अ अल्कोहल। तो शुगर सिरप को यहाँ पर किस में कन्वर्ट किया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। और ये टेक्निक किसने डिस्कवर्ड की थी, इट इज डिस्कवर्ड इन 1857 बाय लुइस पास्चर। लुइस पूछ लिया जाता है कि किसका खोज है ये, तो ये लुइस पास्चर की है। तो बेसिकली उन्होंने पाश्चराइजेशन प्रोसेस भी किया था, जो मिल्क को बैक्टीरिया से बचाने के लिए गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, फिर उसको सडनली कूल डाउन किया जाता है। तो इसी तरह फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो किस में यूज, तो उसमें कौन सी फंगस यूज करते हैं, क्लाइमेडोमोनाज, स्पाइरा, वोल्वोक्स या सैकोरोमाइसिस सेरिवेसी। तो इट इज अ यीस्ट जो क्या करती है, शुगर सिरप पर एनारोबिकली मल्टीप्लाई करती है। और आपका जो सॉल्यूशन है शुगर सिरप या व्हीट ब्रांड कोई भी आप यूज करते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन करके ये क्या करती है, CO2 प्रोड्यूस करती है, और जो आपका शुगर सिरप है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। लिटिल बिट एनर्जी का प्रोडक्शन वहां पर होता है। एनर्जी का प्रोडक्शन कम इसलिए होता है क्योंकि ये एनारोबिक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए होती। तो इसका नाम है बायोलॉजिकल नेम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और इसे यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, लाइक आप इस बार प्रिपेयर नहीं और आपको लगता है कि हम एक बार अपने आप को चांस देना चाहते हैं, तो ज्योमेट्री स्कूल का 2024 का हॉस्टल बैच स्टार्ट होने जा रहा है। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 1 मार्च 2024 से। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट्स है, हॉस्टल में 100 सीट्स हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं बाय गिविंग अ सिंपल एंट्रेंस टेस्ट। आपको एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस में कितने इंप्रूवमेंट की नीड है। 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप जाकर हॉस्टल को देख सकते हैं, क्या वहाँ का फी प्लान है, सब कुछ पता कर सकते हैं। तो ये दिल्ली से 50 किलोमीटर यूपी में बागपत पड़ता है, वहां पर ये हॉस्टल आपको मिलेगा। तो आप जो है यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। एडमिशन होने स्टार्ट हो गए हैं, 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक बार जरूर विजिट करें ज्योमेट्री स्कूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द प्लास्टिक ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। आपने देखा है जो डोसा मेकिंग आपका पैन होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसके ऊपर आपका बैटर हो या वाटर हो कोई भी स्टिक नहीं करता। तो उस पैन के ऊपर कौन सी कवरिंग आती है, पॉलीस्टर, मेलेमाइन, टेफ्लॉन या बैकेलाइट। तो जो आपका टेफ्लॉन कवरिंग होता है, आपका प्लास्टिक्स कवरिंग में ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कवरिंग की जाती है पैन के ऊपर टेफ्लॉन की। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
सॉर्टर डिजीज इज एसोसिएटेड विद, सॉर्टर डिजीज बेसिकली किस इंडस्ट्री में हो जाती है? तो बेसिकली हम सॉर्टर डिजीज की बात करें तो जब वूल को लिया जाता है और उनकी सॉर्टिंग की जाती है तो उनमें बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पर बैसिलस क्या कर सकते हैं, वो कैटल्स में पाए जाते हैं, तो शीप में ये बैक्टीरिया होते हैं। रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी, बैसिलस एंथ्रेसिस, जो क्या कर सकते हैं, सॉर्टर डिजीज कॉज, क्योंकि सॉर्टिंग के टाइम पे ऐसा होता है जब वूल को लिया जाता है और उसको सॉर्ट किया जाता है वॉश करने के लिए, तो वहां पर जो लेबरर होते हैं उनको ये डिजीज हो जाती है। और ये किस इंडस्ट्री में होती है? वूल इंडस्ट्री में, जब शीप और गॉट से वूल को ऑब्टेन किया जाता है, उनकी सॉर्टिंग की जाती है, तो इसे सॉर्टर डिजीज भी कहा जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द वन विच इज नॉट कंसिडर्ड एज नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस, इनमें से आपको पता है CO2 भी एक ग्रीन हाउस गैस है लेकिन वो कोई नेचुरल अकरिंग गैस है, तो इनमें से कौन सी गैस है जो आपकी नेचुरल अकरिंग ग्रीन हाउस गैस है? तो अगर हम उसकी बात करें तो जो नेचुरली अकरिंग नहीं है तो आपकी मीथेन है, जो आपकी नेचुरली प्रोड्यूस होती है बायोगैस से भी और काउडंग केक से भी। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फ्यूल बर्न करने पर नेचुरली होती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ये हाइड्रोकार्बन गैसेस होती हैं, ये आपके एसीज में, रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती हैं, इनको आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। तो ए इज द गैस दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज नेचुरली। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, यहाँ पर अगर आप बर्न करते हैं कितना, 1 kg ऑफ फ्यूल कंबशन करें तो आपको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो उस फ्यूल की क्या कहलाती है? तो बेसिकली अगर ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है किसका, कि अगर आप पर केजी फ्यूल बर्न करने पर, कोई भी आपका एक फ्यूल है आप उसे पर केजी बर्न कर रहे हैं तो वो आपको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताएगा। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा भी है कि सन की जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है सन में, तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है और लॉट्स ऑफ हीट निकलती है। तो इसी तरह अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 यहाँ पर किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी निकलती है, किलो जूल पर किलोग्राम। तो जूल क्या है, हमारी हीट की यूनिट है, और पर किलोग्राम किस लिए, क्योंकि हम 1 kg बर्न कर रहे हैं। तो जितनी एनर्जी 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पर, कंप्लीट कंबशन करने पर निकलती है, वो क्या कहलाती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। और ये क्वेश्चन बच्चों कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर इंपोर्टेंट है। तो एनर्जी जो रिलीज होती है बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल, ये डेफिनेशन भी आ जाती है, और ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि पर ग्राम फ्यूल को बर्न करने पर कितनी किलो जूल एनर्जी निकलेगी, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। तो जैसे काउडंग केक्स की बहुत कम होती है, वुड की भी कम होती है, कोल की, लेकिन हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। वाई इज LPG, जो हम घर में अपनी पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं, जिसे हमारी कुकिंग गैस भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको यूज किया जाता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। उसे एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड के साथ ऐड किया जाता है, उस लिक्विड का नाम है मरकैप्टन। ऐसा क्यों किया जाता है? जो हमारी गैस है उसमें तो क्या है, ब्यूटेन का मिक्सचर है वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर और ब्यूटेन मीथेन जो आपकी होती है वो आपकी ऑर्डरलेस गैसेस होती है, उनके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन जो आपके घर में सिलेंडर्स होते हैं, लीक होने पर उनमें स्मेल आती है, तो एक वॉलेटाइल लिक्विड उसमें ऐड किया जाता है, मरकैप्टन। ऐसा क्यों करते हैं? एक अच्छे कंबशन के लिए, अच्छी स्मेल के लिए, या गैस लीकेज का डिटेक्शन पता करने के लिए, या वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ा देता है LPG की। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? आपको आंसर भी पता चल गया होगा कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग वॉलेटाइल लिक्विड है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो यहाँ पर उन ब्यूटेन में कोई स्मेल नहीं होती है तो आपको पता नहीं चलेगा लीकेज का, तो इसीलिए डिटेक्शन के लिए डाली जाती है गैस लीकेज के, जिससे कि गैस लीक हो रही है और आप उसे डिटेक्ट कर सके। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द रबिंग सरफेस ऑफ द मैच स्टिक कंटेन, तो जो आपका मैच स्टिक होता है तो उसमें एक रबिंग सरफेस होता है, जिसको आपको यहाँ से क्या करना होता है, रब करना होता है अपनी मैच स्टिक को। ये आपकी मैच स्टिक होती है जिसमें आपके केमिकल लगे होते हैं, लाइक आपका पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। तो यहाँ पर ये आपके केमिकल होते हैं, और जब इसको रब किया जाता है इस रबिंग सरफेस पे, तो इसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है और आपका पोटेशियम क्लोरेट इग्नाइट हो जाता है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड बंद करना स्टार्ट कर देता है। तो जो आपका रबिंग सरफेस है मैच स्टिक का, पूछा उसके बारे में गया है कि उस पे क्या लगाया जाता है, पाउडर ग्लास विद व्हाइट फॉस्फोरस, पाउडर ग्लास विद रेड फॉस्फोरस, या दोनों ही, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखेंगे, पहले हम व्हाइट फॉस्फोरस लगाते थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है नॉन मेटल, क्योंकि ये पटाखों में भी यूज होता है, क्रैकर्स में, तो इसको हटा के अब हम यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस को, जो कि लिटिल हार्मफुल है इससे थोड़ा सा, इसलिए अब यूज किया जाता है पाउडर्ड ग्लास। स्टार्च भी यूज करते थे पहले,
पाइन वुड की ट्रीज से आपकी मैच स्टिक बनाई जाती है, चाइना में सबसे पहले स्टार्ट किया था बनाना। तो यहाँ पर रेड फॉस्फोरस ऐड किया जाता है, तो आपको याद रखना है पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड तो आपकी मैच स्टिक पे लगाया जाता है, और पाउडर्ड ग्लास के साथ रेड फॉस्फोरस आपके रबिंग सरफेस पर लगाया जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Next question. Which of the following petroleum content boil at the temperature greater than 350 डिग्री सेल्सियस? तो जब आप अपने क्या करते हैं, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, तो जब आप वेरियस टेम्परेचर पर उस क्रूड ऑयल को बर्न करते हैं तो उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हो जाते हैं। जैसे आपकी सबसे पहले नेचुरल गैसेस जो कि आपकी सीएनजी और एलपीजी हैं, ठीक है, तो ये सबसे पहले सेपरेट हो जाती है। फिर इसी तरह से आपका पेट्रोल आता है, डीजल आता है, फिर आपके कुछ फ्यूल ऑयल जो आप इंजन ऑयल डालते हैं, और इसी के बाद 300 डिग्री सेल्सियस के बाद आपके लुब्रिकेटिंग वैक्स आना स्टार्ट हो जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जिन्हें कहते हैं, पैराफिन वैक्स आपका रिले, और एसफाल्ट जो कि आजकल कोल की जगह पर हम रोड मेकिंग में भी यूज करने लगे हैं। तो 300 यहाँ पे पूछा है 350 से, तो 350 तक तो आपके फ्यूल ऑयल आ जाते हैं, और उसके बाद 350 अबव आपका जो आने लग जाते हैं सेपरेट, मतलब आपको जो ऑयल रिफाइनरीज में बेसिकली किया क्या जाता है, वेरियस टेम्परेचर पर इनको गर्म किया जाता है, तो जितने भी क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के जितने भी बाय प्रोडक्ट है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो जो इसी को हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलते हैं। तो जो 350 डिग्री सेल्सियस पे जब हम रिफाइनिंग करते हैं इससे अबव पर, तो आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और साथ ही आपका एसफाल्ट, ये सारे सेपरेट हो जाते हैं। तो सबसे तेजी से सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर कौन सेपरेट होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Move on to the next question. Dash help in the manufacturing of fat molecule lipids important for cell function. तो बेसिकली जो आपका यहाँ पर फैट मॉलिक्यूल्स है, लिपिड्स हैं, और आपको पता है इसी से आपकी सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो पूछा गया है कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन और इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम जिसकी फॉर्मेशन को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, तो इट इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो पूछा गया है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स है, सेल फंक्शन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसमें से कौन सी ऑर्गेनली है जो हेल्प करती है। तो आपको पता होगा हमारे न्यूक्लियस के पास एक और ऑर्गेनली होती है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर की बात करें तो ये रफ क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेसिकल्स ऑफ राइबोसोम्स, और इसका काम है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जितना भी हमारी डीएनए से प्रोटीन बनना होता है वो सब राइबोसोम पर बनता है, इसीलिए ये हमारे न्यूक्लियस के पास स्टैक की फॉर्म में होते हैं और इन्हीं के ऊपर राइबोसोम होते हैं। लेकिन इन्हीं से कुछ दूरी पर एसईआर के वेसिकल होते हैं जो लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको याद रखना है एसईआर का काम है लिपिड फॉर्मेशन और फैट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। तो एसईआर इज द करेक्ट आंसर। डैश इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनली की बात करें तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं, जो कि एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमारी सेल का पावर हाउस या बिजली घर भी कहा जाता है। तो इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है और इसी के अंदर बनती है आपके एटीपी, और एटीपी फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां पर आपके एटीपी जनरेट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, इनर वॉल। अब आप याद करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, डाइजेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हमारे छोटी आंत जो होती है उनके अंदर एक विलाई स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ऐसा किस लिए होता था, जिससे कि फूड का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके ब्लड में। तो इसी तरीके से आपके यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्रस्टीज पाए जाते हैं और स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हीं पर होती है आपकी एटीपी सिंथेसिस साइट, फॉस्फोराइलेटिंग यूनिट यहीं बनते हैं। तो पूछा गया है कि एटीपी जनरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो वी कॉल्ड इट क्रिस्टे। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
ए पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोफिया मतलब कि लॉन्ग साइटेडनेस, एक पर्सन को हाइपरमेट्रोफिया है जो कि अनेबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है, पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है। किस लिए? क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, नियर बाय ऑब्जेक्ट की। तो अगर अब हम देखते हैं कि वो लॉन्ग तो देख पा रहा है, इसलिए इस डिजीज का नाम है लॉन्ग साइट, तो इसमें है। तो अगर हम आई की बात करें इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका लेंस हो गया, तो जब लाइट आपकी जाती है तो वो तेजी से क्या हो जाती है, यहाँ पर डाइवर्स होकर क्या होती है, रेटिना पर ना जाकर कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पर उनका कम हो गया है। तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है हाइपरमेट्रोपिया में, इस केस में आपकी इमेज बनती है बिहाइंड द रेटिना। और जो आपका मायोपिया होता है उसमें रेटिना से पहले बन जाती है। तो वहां पर हम कॉनकेव लेंस लगा लेते हैं जो क्या करता है, रेज को डाइवर्स करके रेटिना तक ले जाता है। और यहाँ पर हमें कौन सी लेंस लगानी है हाइपरमेट्रोपिया में, कॉन्वेक्स लेंस लगानी है, जो बेसिकली कन्वर्स करेगा रेज को और उसका फोकल पॉइंट कहां पर ले आएगा, रेटिना पर। तो जो आपके नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो भी आपको बिल्कुल करेक्ट दिखने लग जाते हैं, क्योंकि रेटिना पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है और वहीं पर आपकी प्रेजेंस होती है क्या, ऑप्टिक नर्व। तो कॉनकेव लेंस आप लगाते हैं मायोपिया में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से बच्चों। मायोपिया भी आपकी आई डिफेक्ट है जिसमें आप कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, जो क्या करती है, रेज को डाइवर्स करके रेटिना तक ले जाती है। और कॉन्वेक्स की बात करें तो ये आपकी हाइपरमेट्रोपिया में लगाई जाती है, और ये क्या करती है, जो आपकी बिहाइंड द रेटिना इमेज बनी थी उसे रेटिना पर कन्वर्स करके ले आती है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो इमेज कहां बन रही है हाइपरमेट्रोपिया के केस में, ऑप्शन सी बिहाइंड द रेटिना। पॉइंट एट विच ऑल रेस कन्वर्स इज टर्म्ड एज। तो यहां पर आप देखेंगे जो हमारे स्पैरिकल मिरर्स होते हैं या लेंसेज से, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। जब हम यहाँ पर कोई भी इमेज बनाते हैं तो जितनी भी रेज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर कन्वर्स हो जाती है। तो व्हाट वी कॉल्ड दैट पॉइंट, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है उसका फोकल पॉइंट। जहां पर आपकी इमेज बनेगी वो पॉइंट कहलाएगा फोकल पॉइंट। तो जब आप रे डायग्राम बनाते हैं तो फोकल पॉइंट पर जाकर आपकी सारी रेस क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, और उसी पॉइंट को फोकल पॉइंट कहा जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। So student, these are your today's 20 questions. I hope you liked the video. If you like it, please subscribe the channel, press the bell icon for the notification of next upcoming videos. और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड वेट फॉर द थर्ड सेट जिसमें मैं आपको अगेन 20 क्वेश्चंस कराऊंगी। बच्चों ये क्वेश्चंस कर लेना विद एक्सप्लेनेशन। आपको क्या होगा, जब क्वेश्चन चेंज होके भी आएगा तो भी आपको बहुत मदद मिल जाएगी कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। 500 क्वेश्चंस का ये सेट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे कि आपको साइंस सेक्शन में कोई दिक्कत ना हो और आप हमारे चैनल से ही साइंस सेक्शन को पूरा तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें और मार्क्स बताना ना भूले कि आज आपने कितना स्कोर किया है। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए, हॉस्टल की इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा लोगो है, यहाँ से आपको दिख जाएगा कि ऐप कौन सा है ज्योमेट्री स्कूल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।